अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफरेंस चैनल के अकेडमी में। और आज हमारी न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट की टॉपिक नंबर 20 की क्लास है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हमारे केवल 3 टॉपिक जो हैं वो इस सिलेबस के बचेंगे, क्योंकि टोटल हैं आपके 23 टॉपिक्स, जिसमें से आज हम 20th टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी हम ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटी के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो है वो हमारे चल रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स। हिस्ट्री के टॉपिक्स में भी 15 से स्टार्ट हुए थे, तो 15, 16, 17, 18, 19 पांच जो टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं वो हम कर चुके हैं, और अभी हमारे 4 टॉपिक बचे हैं, जिसमें से एक हम आज करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे केवल 3 टॉपिक्स बचेंगे हिस्ट्री के और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई टॉपिक नंबर 20 जो है वो क्या है, किसके बारे में है, क्या पढ़ना है इसमें हमको। तो यहाँ आपको इसका नाम नजर आ रहा है, टॉपिक नंबर 20 का नाम क्या है। टॉपिक नंबर 20 है द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एरा के बारे में, या ऐसा कहें गुप्ता एज के बारे में। एरा और एज का मतलब एक ही होता है, इसको हम हिंदी में युग कहते हैं, युग। ठीक है, तो इसमें हम गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता एरा के बारे में पढ़ेंगे, और इसको इसलिए आगे ऐसा लिखा गया है कि एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा युग था, एक ऐसी एज थी, एक ऐसा एम्पायर था जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करी गई। चाहे आप खासतौर से म्यूजिक के बारे में बात करें, चाहे आप वास्तुकला के बारे में बात करें, चाहे आप लिटरेचर के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसी एज थी जिसमें काफी ज्यादा जो है क्रिएटिविटी देखी गई थी, और इसी वजह से इसको भारत के इतिहास की गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल एम्पायर था और बहुत ज्यादा जो है लिटरेचर में, म्यूजिक में, फाइन आर्ट्स में बहुत ज्यादा जो क्रिएटिविटी इस फील्ड में देखी गई, इस एज में देखी गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट ही है वो मेहरौली आयरन पिलर के बारे में है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपने दिल्ली में एक आयरन पिलर है जो कि मेहरौली में लोकेटेड है, वो देखा होगा। तो द 6 टन पिलर वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है एक राजा थे जिनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उनके शासनकाल में इस पिलर को बनवाया गया था। ये एक 6 टन का पिलर था, 6 टन का पिलर था, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में बनवाया गया, जो कि अ रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे। इट वाज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द उदयगिरी केव्स, और इसका ऐसा इतिहास माना जाता है कि सबसे पहले इसको उदयगिरी केव्स के सामने इसको बनाया गया मध्य प्रदेश में, एंड ब्रॉट टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, और कुछ सेंचुरीज बाद इसको दिल्ली लाया गया। यानी कि दिल्ली में अभी जो लोकेटेड है ये पहले से दिल्ली में नहीं था। ठीक है, हाँ जी, 6 टन, 6 टन का मतलब होता है, 1 टन में कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में शायद 100 किलो होते हैं, 6 टन में कितने होते हैं, 1 टन में कितने होते हैं, 1 टन में आई थिंक 1000 kg होता है शायद। एक बार आप चेक कर लेना 6 टन में कितना हो जाएगा, 6000 kg। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स के सामने बनवाया गया था, उसके बाद इसको दिल्ली लाया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु, इसको माना जाता है कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट्स, और इसमें राजा के जो अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है, यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके अचीवमेंट्स को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इस पिलर के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा, ये काम आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अ न्यू पावर इमर्जेस, यानी कि अब गुप्ता एम्पायर जो है वो कैसे इमर्ज हुआ, किस एम्पायर के बाद ये इमर्ज हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बाय द 3rd century CE the Kushan Empire, which spread over the north and the northwest of the subcontinent, started to weaken। कि 3rd century तक आते आते जो कुषाण एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया, started to weaken यानी कमजोर होना शुरू हो गया। There are various theories of the origin of the Guptas। फिर ऐसा माना जाता है कि गुप्तास जो थे उनके ओरिजिन की कई सारी थ्योरीज हैं।
However, it is widely believed that they emerged in a region near present day उत्तर प्रदेश as regional rulers. लेकिन उनमें से एक थ्योरी ये मानी जाती है कि ये जो गुप्ता रूलर्स के जो स्टार्टिंग के जो रूलर्स थे वो उत्तर प्रदेश के इलाके में नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के एक रीजन में ये इमर्ज हुए थे. ठीक है. द फील्ड्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. और गुप्ता एम्पायर के समय में ही, जो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, इन सब के फील्ड में बहुत ज्यादा चीजें ग्रो हुई. तो गुप्ता एम्पायर के समय बहुत सारी चीजें ग्रो हुई, खासतौर से चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर. खासतौर से चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर काफी सारी चीजें जो हैं वो ग्रो होती देखी गई गुप्ता एम्पायर में. ठीक है. चलिए आगे. द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली. दिल्ली में जो आयरन पिलर मैंने अभी आपको बताया मेहरौली में जो है, स्पीक्स ऑफ ए किंग नेम चंद्र. उसके ऊपर एक राजा है चंद्र, उनके बारे में बताया गया है, चंद्र के बारे में. अब ये चंद्र कौन है? तो हु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सेकंड. जो माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त सेकंड है, यानी जो चंद्र लिखा हुआ है वो कौन है? वो चंद्रगुप्त सेकंड है. और चंद्रगुप्त सेकंड को ही माना जाता है कि वो ही विक्रमादित्य है, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं. ही वॉज ए डिवोटी ऑफ विष्णु. वो विष्णु भगवान के भक्त थे. कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. एंड इज माउंट, वाहन, और जिनके वाहन जो है वो कौन है? विष्णु भगवान के वाहन जो है वो कौन है? गरुड़. विष्णु भगवान के जो वाहन है वो कौन है? गरुड़ है. जैसे कि माना जाता है गणेश जी के जो वाहन है वो चूहे हैं, उसी तरीके से विष्णु भगवान के जो वाहन है वो है गरुड़. ऑफन अपीयर्स ऑन मैनी इंस्क्रिप्शंस. और जो गरुड़ है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कई सारे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर देखे जाते हैं, गरुड़. ठीक है. हैव यू नोटिस्ड द सेकंड इन चंद्रगुप्त सेकंड्स नेम? कि तुमने चंद्रगुप्त सेकंड में जो सेकंड वर्ड आता है, सेकंड जो ये चीज आती है, इसको नोटिस किया होगा? हिस्टोरियंस एडेड दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्त बिफोर हिम. हिस्टोरियंस ऐसा इसलिए करते हैं भाई, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रगुप्त सेकंड ये हमने यहाँ पे लिखा है तो उस समय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो भी अपने नाम के आगे सेकंड लगाते थे, ऐसा नहीं है. ये हिस्टोरियंस यूज किया करते हैं, जो किताबें लिखते हैं हिस्ट्री की वो यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो. क्योंकि चंद्रगुप्त नाम के पहले भी कोई ना कोई राजा थे. हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी में थे. ठीक है. और चंद्रगुप्त जो है वो एक गुप्ता डायनेस्टी में भी थे. तो कई सारे चंद्रगुप्त होने की वजह से नाम में जो है सेकंड लगाना पड़ता है हिस्टोरियंस को, ताकि वो पहचान रह सके कि हम कौन से चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, हिस्टोरियंस एडेड दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्त बिफोर हिम. क्योंकि इनसे पहले एक और चंद्रगुप्त थे जो कि इनके ग्रैंडफादर थे. ठीक है. और ऐसा जो ट्रेडिशन है, दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय सम इंडियन फैमिलीज इवन टुडे. और आज भी कई फैमिलीज में ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि जो दादा हैं उन्हीं के नाम पर पोते का नाम रखा जाता है. बहुत जगह देखने को मिलता है चीजें. तो ऐसे ही चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इनका नाम चंद्रगुप्त रखा गया क्योंकि इनके दादाजी तो थे, उनका भी नाम क्या था? चंद्रगुप्त था. और ये ट्रेडिशन जो है भारत में आज भी कई जगह पर फॉलो किया जाता है कि जो भी नाम दादाजी का होगा वही नाम जो है पोते का रखा जाता है. ठीक है. आगे बात करें द वॉरियर किंग. एक वॉरियर किंग के बारे में बात करते हैं. द प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें किसी को प्रेज किया जाता हो. प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें किसी को प्रेज किया जाता हो, जिसमें किसी की तारीफ की जाती हो. तो द प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में जो प्रशस्ति मिली है, पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज, एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है प्रयागराज में जो कि प्रेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त. जो किसके बारे में, किसकी अचीवमेंट्स को प्रेज करता है? जो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स को प्रेज करता है, कि समुद्रगुप्त ने जो जो अच्छे अच्छे काम किए उनकी तारीफ करता है. और समुद्रगुप्त कौन है? तो वो चंद्रगुप्त के सेकंड के फादर हैं, यानी समुद्रगुप्त के ही बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड. अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, जो इस इंस्क्रिप्शन के जो ऑथर हैं वो कौन है? तो वो है हरिसेन. और हरिसेन कौन है? तो हरिसेन जो है वो कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के. हरिसेन जो है वो कोर्ट पोएट थे किसके? कोर्ट
पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, तो इसीलिए हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए ये इंस्क्रिप्शन बनाया था, ये लिखा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन द कोर्ट पोएट हरिसेन, द किंग्स एम्बिशन वाज टू बी धरणी बंधा। हरिसेन के हिसाब से जो समुद्रगुप्त थे उनका जो एम्बिशन था, उनकी जो इच्छाएं थी वो क्या थी, वो क्या बनना थी, वो थी धरणी बंधा। उनको धरणी बंधा बनना था। अब ये धरणी बंधा क्या होता है, तो धरणी बंधा का मतलब है यूनिफाई द अर्थ, यानी कि अर्थ को एक करने वाला, पृथ्वी को एक करने वाला, उसको बोलते हैं धरणी बंधा। तो हरिसेन के हिसाब से समुद्रगुप्त का जो एम्बिशन था वो क्या था, वो धरणी बंधा बनना था। और धरणी बंधा का मतलब होता है जो अर्थ को, जो पृथ्वी को एक करना चाहता हूं। ठीक है, समुद्रगुप्त हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर इन वन ऑफ द कॉइन्स ही मिंटेड। यानी समुद्रगुप्त ने जो कॉइन्स मिंट किए थे, जो कॉइन्स बनाए थे, उन कॉइन्स में से एक कॉइन्स में समुद्रगुप्त ने अपने आप को पोर्ट्रे किया था, दिखाया था एज अ वीणा प्लेयर, यानी वीणा बजाते हुए। वीणा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाते हुए समुद्रगुप्त की एक फोटो है जो कि उनके कॉइन्स में देखी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि वो आर्ट से, वो म्यूजिक से प्रेम किया करते थे। द विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस स्पेसिफाइज द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर। विष्णु पुराण में इस एम्पायर के कुछ स्पेशल इलाकों के बारे में बताया गया है। द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल, जिसमें लिखा है कि गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा। गुप्ता डायनेस्टी कहां कहां रूल करती थी, तो अनुगंगा। अनुगंगा क्या है, द मिडिल गैंगेटिक बेसिन, यानी जो गैंगेटिक बेसिन का जो मिडिल वाला पार्ट है उसको अनुगंगा कहा गया है। उसके अलावा प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, उसको प्रयाग कहा गया है। उसके अलावा साकेत जो कि अयोध्या है, एंड मगध, अप्रोक्सीमेटली बिहार, पूरे बिहार को ही मगध कहा जाता था, एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन्स, और इन्हीं के आसपास के सारे इलाके। तो विष्णु प्रयाग में बताया गया है कि गुप्ता एम्पायर किस किस एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, अ ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। गुप्ता एज में एक ट्रेवलर भी भारत में आए, उन्होंने भी क्या क्या बताया भारत के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। तो चाइनीज ट्रेवलर फाशियान, अब इसको पढ़ा जाता है बेटा फाशियान, अभी तक इसको हम फाहियान पढ़ते थे, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो इस बार एनसीईआरटी में बताइए कि इसकी स्पेलिंग है ये FAXIAN, और ये भी बताया कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इसको प्रोनाउंस करना है फाशियान। तो आगे से इसको फाशियान पढ़ना, ना कि फाहियान। अभी तक हम इसकी स्पेलिंग क्या मानते थे, ये मानते थे ऐसे, तो इसको फाहियान बोलते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने इस बार इसकी स्पेलिंग बताई है FAXIAN, और ये बताया है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इसको फाशियान पढ़ना है, ना कि फाहियान। तो एक चाइनीज ट्रेवलर फाशियान जो है वो भारत में आए, विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th सेंचुरी CE, 5वीं सेंचुरी CE में आए थे। फाशियान ऑल्सो डिस्क्राइब्स द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द चांडाल्स। फाशियान ने ये भी बताया कि भाई हमारे देश में जो चांडाल्स थे उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये चांडाल्स कौन होते हैं, तो चांडाल्स कौन होते हैं ये भी समझना है आपको। Who were regarded as outcast and lived outside the city limits। चांडाल्स जो थे वो एक ऐसी कास्ट थी जिनको हमने अपने समाज से बाहर किया हुआ था, और वो शहर के बाहर रहा करते थे, यानी इनको शहर से अलग किया हुआ था। चांडाल्स वैसे होते कौन है, तो आपने देखा होगा जो शमशान घाट में जो मुर्दों को जलाने का काम करते हैं उनको पहले चांडाल कहा जाता था। ठीक है, शमशान घाट में जो मुर्दों को जलाने का काम करते हैं, जो वहां पे काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको चांडाल कहा जाता था। तो चांडाल जो थे भारत में उस समय पर, उनको आउटकास्ट किया हुआ था, सोसाइटी से अलग किया हुआ था, और वो शहर के बाहर रहा करते थे। तो उनके साथ जो गलत ट्रीटमेंट होता था उसके बारे में फाशियान ने बताया। यहाँ आउटकास्ट का क्या मतलब है वो भी बताया गया है। आउटकास्ट का मतलब है समवन हु हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम ए सोशल और कल्चरल ग्रुप, यानी कोई ऐसा इंसान जिसको किसी सोशल और कल्चरल ग्रुप से रिजेक्ट किया गया हो, अलग किया गया हो, उसको कहा जाता है आउटकास्ट, उसी को आउटकास्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में और कुछ चीजें देखते हैं। तो टाइटल्स अडॉप्टेड बाय गुप्ता रूलर्स, जो गुप्ता रूलर्स थे वो कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, ठीक है, सम्राट, चक्रवर्तिन, इस तरह के टाइटल्स अडॉप्ट किया करते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस काफी पॉपुलर थे,
मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में हमने पीछे पढ़ा एक चैप्टर में कि मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होते हैं, जहां पे शादी करके जो है आप अपने किसी और राज्य के साथ रिश्ते को अच्छा करते हो, उसको मैट्रिमोनियल अलायंस कहा जाता है। तो अ वेल नोन एग्जांपल इज दैट ऑफ प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इसका एक एग्जांपल जो है वो देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर में कि जो प्रभावती गुप्ता हैं, ये गुप्ता एम्पायर में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता। तो इनकी शादी हुए हु वाज मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ वाकाटा किंगडम। इनकी शादी जो है वाकाटा किंगडम के एक राजकुमार के साथ हुई। इनकी शादी वाकाटा किंगडम के एक राजकुमार के साथ हुई। द गुप्ताज नेबर्स टू द साउथ, जो कि गुप्ताज के ही नीबर थे, कहां पे, साउथ में। यानी कि गुप्ता एम्पायर के साउथ में एक एम्पायर था जिसका नाम था वाकाटा किंगडम, और उसके एक राजकुमार के साथ जो है प्रभावती गुप्ता की शादी हुई, विवाह हुआ। ट्रेजिकली द वाकाटक प्रिंस डाइड अर्ली। लेकिन जो वो वाकाटक प्रिंस था उसकी जल्दी ही डेथ हो गई, वो मर गया। इसकी वजह से मेकिंग हर द रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। इसकी वजह से जो प्रभावती गुप्ता थी वो वाकाटक किंगडम की रूलर बन गई। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जांपल है आपको जो मैट्रिमोनियल अलायंस का एग्जांपल मिलता है गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, रीजेंट रूलर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से टेम्पररी रूलर को हम कहते हैं रीजेंट रूलर। जो टेम्पररी तौर पर कुछ समय के लिए जो एम्पायर को संभालता है उसको रीजेंट रूलर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अकबर के लिए रीजेंट थे कौन? बैरम खान। अकबर का जो शासनकाल था वो कुछ समय तक कौन संभाल रहा था? तो बैरम खान संभाल रहा था। तो बैरम खान को रीजेंट रूलर कहा जाता है। ठीक है, तो रीजेंट रूलर क्या होता है? अ रीजेंट टेम्पररली गवर्न्स किंगडम फॉर ए मोनार्क अनेबल टू डू सो अंटिल दे कैन। यानी जब तक एक राजा जो है, मोनार्क जो है, वो शासन को नहीं संभाल रहा है, राज्य को नहीं संभाल रहा है, तब तक एक टेम्पररी जो राजा है, टेम्पररी जो रूलर है, उसको रीजेंट रूलर कहा जाता है। टेम्पररली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स हर एज अ मदर ऑफ टू किंग्स। उनका एक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो प्रभावती गुप्ता है, इनका एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उनको डिस्क्राइब किया गया है एज ए मदर ऑफ टू किंग्स, दो राजाओं की माता। इसका मतलब क्या है? रेफरिंग टू हर टू सन्स हु असेंडेड द वाकाटक थ्रोन। इसका मतलब है मदर ऑफ टू किंग्स का कि उनके जो दो बेटे थे प्रभावती गुप्ता के, वो बाद में वाकाटक राज्य के, वाकाटक साम्राज्य के राजा बने थे। तो इसलिए उनके दो बेटे थे, इसलिए उनको कहा जाता है मदर ऑफ टू किंग्स। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्रभावती गुप्ता वाला, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु एंड हिज अवतार्स। जो प्रभावती गुप्ता थी, हाँ, ट्यूटर टू रीजेंट रूलर था बैरम खान, बिल्कुल। तो प्रभावती गुप्ता जो थी वो, उन्होंने 7 मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों से रिलेटेड थे। ऐसे 7 मंदिर बनवाए प्रभावती गुप्ता ने। सम ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन रामागिरी। उनमें से जो कुछ टेम्पल्स हैं वो रामागिरी में थे। रामागिरी कहाँ है? रामटेक हिल। अब रामटेक हिल कहाँ है? जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, रामटेक हिल। ठीक है, इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। भारत जो है वो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ भी ट्रेड किया करता था, यानी मेडिटेरेनियन सी तक ट्रेड किया करता था, साउथ ईस्ट एशिया तक, चाइना तक ट्रेड किया करता था। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, यानी जो टेक्सटाइल्स है उनको एक्सपोर्ट किया करता था, बेचता था। स्पाइसेस बेचता था, आइवरी, जेमस्टोन्स, ये सारी जो कीमती पत्थर होते हैं इनको बेचता था। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू द मेडिटेरेनियन मार्केट्स वाज सोकोत्रा आइलैंड। और जब व्यापार करने के लिए मेडिटेरेनियन मार्केट्स तक जाया जाता था, मेडिटेरेनियन सी तक जाते थे, तो बीच में एक स्टॉप पड़ता था, बीच में एक जगह पर रुकते थे। तो बीच में जो है एक जगह पर स्टॉप लिया जाता था, जो कि आइलैंड थे, कौन से? सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड पर बीच में एक स्टॉप लेते थे जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, कहां पे? अरेबियन सी में। तो सोकोत्रा आइलैंड की लोकेशन याद रखना कहां है? अरेबियन सी में है, इसको याद रखना, अरेबियन सी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यू आइडियाज एंड द वंडर्स द क्लासिकल एज। तो इसको क्लासिकल एज कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे नए नए आइडियाज, नई नई चीजें बनी, नए नए किताबें लिखी गई। ठीक है, तो एज वी सॉ, गुप्ता रूलर्स वर डिवोट फॉलोवर्स ऑफ विष्णु, कि गुप्ता रूलर जो है वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये उनके कॉइन्स में, ये उनके इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाई देता है। द पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स।
ठीक है। लीडिंग सम हिस्टोरियंस टू लेबल दिस पीरियड एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, कि ये जो गुप्ता पीरियड था बहुत ज्यादा शांत था, स्टेबल था, इसीलिए इसको क्लासिकल एज ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड, इस समय संस्कृत का जो लिटरेचर है वो बहुत फ्लरिश हुआ, विद कालिदास वर्क्स एंड मैनी मेजर पुराण्स, जिसमें कालिदास के भी बहुत सारे किताबें थी, बहुत सारे मेजर पुराण इस समय लिखे गए। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है दो बड़े मैथमेटिशियन, दो एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। रिकॉर्डेड मेजर एडवांसमेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया। मेटलर्जी ऑल्सो प्रोग्रेस्ड, मेटलर्जी बहुत प्रोग्रेस हुई। मेटलर्जी क्या होती है, जो आयरन से रिलेटेड चीजों को बनाया जाता है, जिसमें मेटल से रिलेटेड चीजें बनाई जाती है, उसको मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी बहुत प्रोग्रेस हुई, एज वी सॉ विद द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर, जो कि हमें देखने को मिलता है उनके रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर से, जिसमें कोई रस्ट नहीं लगती, कोई जंग नहीं लगती। आयुर्वेद गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में आयुर्वेद को कोडिफाई किया गया। कोडिफाई करने का मतलब होता है कि अलग अलग जगह से इकट्ठा करके उसको एक साथ करना, उसको बोलते हैं कोडिफाई करना। इसीलिए कहा जाता है कि आयुर्वेद को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा, आयुर्वेद जो है वो चरक की किताब से भी लिया गया है, वो सुश्रुत की भी किताब से लिया गया है, ऐसे अलग अलग जगह से लिया गया है, पतंजलि की किताब से लिया गया है। टेक्स्ट लाइक द चरक संहिता, जैसे चरक संहिता चरक ने लिखी, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी, which laid the foundation for Ayurvedic practices still in use today, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस की फाउंडेशन है वो आज भी प्रैक्टिस में है, were compiled and given their final shape during the Gupta period, जो कि गुप्ता पीरियड में ही कंपाइल की गई और फाइनल स्टेज में फाइनल शेप उनको दिया गया गुप्ता पीरियड में ही। तो चरक संहिता गुप्ता पीरियड में लिखी गई, सुश्रुत संहिता गुप्ता पीरियड में लिखी गई, उससे आयुर्वेद जो है गुप्ता पीरियड में बनाया गया, कालिदास गुप्ता पीरियड में थे, मेटलर्जी अपने पीक पे थी, आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, इन्हीं सारी चीजों की वजह से एम्पायर इतना स्टेबल था, पीसफुल था, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत इनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आर्यभट्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि ही लिव्ड इन कुसुमपुरा, ये कुसुमपुरा में रहते थे, जो कि आज का पटना है, पटना में। ऑथर्ड अ शॉर्ट ट्रीटाइज ऑफ मैथमेटिक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे एक किताब लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया। फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द सन, सन मून और प्लैनेट्स का जो मोशन है उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज इन्होंने बनाए, एंड प्रपोज दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये भी बताया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, गोल गोल घूमती है, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है। He gave the length of a year as 365 days, इन्होंने जो है एक ईयर का जो लेंथ होता है उसको भी बताया कि भाई वो 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होता है, जो कि इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताया था। लेकिन जब बाद में साइंटिफिक तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया और जो मॉडर्न वैल्यू अभी हमें पता है वो क्या है, तो वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। तो आप देख सकते हो कितना क्लोज जो है, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया था लेकिन कितना क्लोज बताया था, वो भी बिना कोई मॉडर्न टेक्निक के अलावा, बिना कोई मॉडर्न टेक्निक यूज किए, बिना कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज किए, इन्होंने अपने तरीके से, अपने जो भी इनके मेथड्स थे उनसे इन्होंने इतना एग्जैक्ट, इतना मतलब अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू बता दी थी कि एक साल कितना लंबा होता है। ठीक है, ये भी नहीं कि कुछ दिन तक ही इन्होंने बताया था, इन्होंने घंटे भी और आगे अप्रोक्सीमेट बताए थे। आगे बात करें वराहमिहिर की, तो ही लिव्ड इन उज्जैनी, ये उज्जैनी में रहते थे, जो कि उज्जैन है आज का। हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क, इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिक मतलब ऐसा इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, हाँ जी, सेकंड से बताई थी। तो इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क लिखा जिसका नाम था बृहद संहिता। तो बृहद संहिता याद रखना किसने लिखा है, वराहमिहिर ने। कवर्ड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। आगे बात करें कालिदास की, तो वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशंस इज मेघदूतम, इनकी एक फेमस किताब है जिसका नाम है मेघदूतम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द क्लाउड मैसेंजर। ठीक है, आगे बात करें द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, ये क्या है, तो मैनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इस समय आर्ट के बहुत सारे की सेंटर जो है वो इमर्ज हुए, इंक्लूडिंग सारनाथ, सारनाथ को मिला करके। सारनाथ का है नियर वाराणसी इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, जो कि वाराणसी के पास में है। नॉन फॉर इट्स एक्सक्यूजिट स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धा, जहां पे बुद्धा के बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं।
जहां बुद्धा के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, एंड दी ओ इंस्पायरिंग अजंता केव्स इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र में अजंता केव्स हैं वो भी इस समय पे बनवाई गई। उसके अलावा द रॉक कट केव्स एंड डिटेल्ड कार्विंग्स ऑफ डाइटीज एट उदयगिरी मध्य प्रदेश आर अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जो मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स हैं, उसमें जो भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां लगवाई गई हैं, उनकी कार्विंग्स कराई गई हैं, वो भी गुप्ता एम्पायर में ही करवाई गई। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखने। अब आते हैं द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, कि गुप्तास का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो द फायर्स हुना ट्राइब, कि जो हुना ट्राइब थी फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर, वो बार बार इस एम्पायर पे अटैक करती थी, वीकनिंग इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर का जो कंट्रोल था नॉर्थ इंडिया पे वो कम होता चला गया। तो किसके अटैक्स की वजह से गुप्ता एम्पायर कमजोर हुआ? हुना ट्राइब, जो कि कहां से अटैक करती थी? सेंट्रल एशिया से। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि गुप्ता एम्पायर को कमजोर करने में कौन सी ट्राइब का रोल था, तो वो थी हुना ट्राइब। मीनवेल इन द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट, इसी समय साउथ में नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था? तो दी पल्लवास इमर्ज्ड एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ, साउथ में इस समय एक पावरफुल डायनेस्टी थी पल्लवास, ग्रेजुअली कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो कि अपनी पावर को तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कंसोलिडेट कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। द कैपिटल ऑफ द पल्लवास कांचीपुरम, इनकी कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम, जो कि आज के तमिलनाडु में है। ऑफन नॉन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, और कांचीपुरम को कहा जाता है सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस समय में जो है साउथ इंडिया में जो पल्लवास थे वो इमर्ज हो रहे थे एज ए पावरफुल एम्पायर। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ घटिकास, इसी समय घटिकास जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। घटिकास क्या है? तो सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ सातवाहन्स, सातवाहन्स के समय पे जो लर्निंग सेंटर्स बने थे उनको घटिकास कहा जाता था, यानी कि तरीके से स्कूल्स जो बनाए गए थे उनको घटिकास कहा जाता था। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द कामरूप किंगडम, इसी समय भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वहां पे कामरूप किंगडम जो है वो इमर्ज हुआ, रूल्ड बाय द वर्मन डायनेस्टी, जिसकी कौन सी डायनेस्टी थी? वर्मन डायनेस्टी। कामरूप किंगडम रूल्ड बाय वर्मन डायनेस्टी, एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली, जो कहां फैले हुआ था? ये एम्पायर कहां फैला हुआ था? तो ब्रह्मपुत्र वैली में एम्पायर फैला हुआ था, आज के असम में, एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश, और बंगाल और बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट में एक्सपेंड था, फैला हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट में इस समय कौन सा एम्पायर था? तो इस समय नॉर्थ ईस्ट में एम्पायर था कामरूप किंगडम, जिसकी डायनेस्टी थी वर्मन डायनेस्टी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े। एन एंशिएंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम इज प्राग ज्योतिषा, यानी ब्रह्मपुत्र वैली का जो पुराना नाम था उसको प्राग ज्योतिषा कहा जाता था। असम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसका पुराना नाम था प्राग ज्योतिषा। महाभारत मेंशंस भागदत्त, महाभारत में एक राजा के बारे में बताया गया है, महाभारत आपने पढ़ी होगी ना, महाभारत सुनी होगी, देखी होगी। तो महाभारत में एक राजा के बारे में बताया गया है भागदत्त, जो कि उस समय प्राग ज्योतिषा के राजा थे, यानी मॉडर्न डे असम, किंग ऑफ प्राग ज्योतिषा, एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कौरवास, और वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम्ड हिम अमंग देयर इंसेस्टर्स, और कुछ हिस्टोरिकल रूलर्स हैं जो उनको अपना इंसेस्टर मानते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है कामरूप किंगडम का, प्राग ज्योतिषा का, कि उनके एक राजा थे भागदत्त जो कि महाभारत में भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन्स, अब हम यहां समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड अ पल्लव रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। समुद्रगुप्त ने जब सदर्न साउथ इंडिया में अटैक किया था तो उन्होंने एक पल्लव राजा को हराया था, बट उसके एरियाज पर रूल नहीं किया, उसके एरिया को कैप्चर नहीं किया। समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूप, समुद्रगुप्त ने कामरूप के राजा को भी हराया, समुद्रगुप्त ने कामरूप के राजा को भी हराया, असम के राजा को भी हराया, बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन उसका भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिया, उसका भी डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो नहीं लिया था। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इसी के साथ हमारा गुप्ता एम्पायर जो है ये भी होता है खत्म। ये 20th टॉपिक था हमारा, तो ये हमारा होता है कंप्लीट।
ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि 3 टॉपिक हमारे और बचते हैं, तो 3 क्लासेस और आपकी बची हैं, जिसके बाद आपका जो नया सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को आप बार-बार रिवाइज करेंगे, तो आपका सारा का सारा पेपर अब सैनिक का वो इसी में से ही आने वाला है। हालाँकि आरएमएस में भी कुछ क्वेश्चन नए सिलेबस से डाले थे, बट सैनिक में तो आप पूरा श्योर होके जा सकते हैं एग्जाम में कि पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो पेपर है, वो आपका इन्हीं 23 टॉपिक्स में से ही पूछा जाएगा। ठीक है? तो 3 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और बार-बार आपको यही चीज़ रिवाइज करनी है, क्लासेस देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है? और मिलते हैं अगले टॉपिक में, 21st टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।